गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे जो हमने अभी तक जो चैप्टर फर्स्ट था इसका हमारे पार्ट टू जो हमारा सिलेबस है पार्ट टू, उसका पहले हमने देखा था जनरलाइज, हमने मेथडोलॉजी पढ़ी थी प्रोग्रामिंग की और कुछ कन्वर्जन्स देखे थे। बेसिक जो कंप्यूटर के ऑपरेशन है उसके रिलेटेड जो डिवाइसेस वगैरह वो हमने पहले पार्ट में देखे थे। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, फॉर्मली हमारी जो प्रोग्रामिंग का जो हिस्सा है वो स्टार्ट होता है। उसमें हमने सबसे पहले ये चैप्टर जो देखा, जो हमने ख़त्म किया है, उसका जो नाम था वो है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो आपको मैं यहाँ पे ये दे दूँ, थोड़ा सा रिकैप्चर करूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो आप नोट्स पे भी देख सकते हैं कि हमने आज तक क्या। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर सेट। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे गो थ्रू जाऊँगा, इन नोट्स के थ्रू जाऊँगा, तो आप भी उन पे देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सी प्लस प्लस का जो कैरेक्टर सेट है, डैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स वी विल यूज़ इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज़, जैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हम उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके उस लैंग्वेज का जो यूज़ है वो सीखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम देखेंगे हमारे सी प्लस प्लस में कौन कौन से जो कैरेक्टर्स है वो परमिसिबल है यूज। तो सबसे पहले आता है लेटर्स। लेटर्स में हमारा वही है ए टू जेड, फिर स्मॉल ए टू जेड, इसी तरह हमारे डिजिट्स आते हैं। डिजिट में 0 to 9 है, जो भी डिजिट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स है कुछ जो हम देखते हैं, स्पेशल सिंबल्स अपने कीबोर्ड पे, जिसमें आप देख सकते हो @ है, हैश है, ठीक है, परसेंट है, एंड है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोलन है, सेमी कोलन है, स्लैश है, कंडीशनल ऑपरेटर है, इक्वल टू साइन है, प्लस साइन है, ठीक है। ये चीज़ें हम स्पेशल सिंबल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद वाइट स्पेसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। वाइट स्पेस का मतलब है ब्लैंक। जैसे मैं इस वक्त कर्सर को आगे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये वाइट स्पेसेस है। तो जो भी कैरेक्टर एक्चुअली हम कीबोर्ड पे देखते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है इसमें टोकन्स। अब टोकन्स किसको हम बोलेंगे? टोकन्स हम सी प्लस प्लस के हर उस चीज़ को बोलेंगे जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, यानी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, अलग स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। तो अल्टीमेटली लिखना हमें तो प्रोग्राम ही है, प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? टोकन बोलेंगे। अब बोलेंगे तो ये टोकन्स किस किस्म के होते हैं? तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो टोकन है दैट इज कीवर्ड्स। ये तो हम कंटिन्यूसली हर एक प्रोग्राम में यूज करते हैं। कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, दीज आर द रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज के? सी प्लस प्लस लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स है। उनका काम क्या है? उनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करें, लेकिन वी डू नॉट यूज देम एज नेम्स ऑफ आवर वेरिएबल्स, फंक्शंस, ठीक है। तो हम इनको उसी वक्त यूज करेंगे जब इनकी जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है, हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। फॉर है, इफ है, एल्स है, वाइड है, मेन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रोग्राम में देखते हैं, हर एक प्रोग्राम में देखते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड्स। अगर आपको कहीं पे कोई प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का नाम, तो हम इन कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, वाइल है, डू है, ठीक है। ये आप आगे आगे बढ़ के सीख जाएंगे। नेक्स्ट थिंग है इसके बाद आइडेंटिफायर्स। देखो, ये सी प्लस प्लस इतनी जो लैंग्वेज है ये क्यों इतनी फेमस है? ये इसलिए फेमस है कि हम इसमें
इंग्लिश जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे इंग्लिश वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इसी तरह हम इसको इंग्लिश की तरह ही यूज़ करते हैं विथ सम सिंटैक्स, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मकसद ये होता है कि यूज़र उसको अच्छी तरह से समझ सके, यूज़ कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली इसको तो रन अंदर मशीन लैंग्वेज में ही होना है। तो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो यूज़र के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है याद रखना। तो उसके लिए हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, हमें ये फील होता है कि हम कोई अपनी जैसी नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स का काम क्या है? आइडेंटिफायर्स का काम है टू गिव नेम टू द वेरियस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स इनको बोलेंगे हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स या प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स भी इनको बोल सकते हैं। इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये वेरिएबल के नाम होते हैं, वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा। अब इनमें रूल है। रूल क्या है? हमें इन आइडेंटिफायर्स को सूटेबल नाम देने हैं, हमें इनको वो नाम देने हैं जो यूज़र आसानी से इनको इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। तो रिलेवेंट नाम देने हैं, लंबे नाम नहीं देने हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नाम देने, वही नाम देने जो हमें लगे कि एक्चुअली ये वही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी का रोल नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए हम नाम रखेंगे रोल या रोल नंबर। फॉर हमें नंबर को स्टोर तो नाम रखेंगे उसका नाम, नंबर रखेंगे उसका नाम, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर्स हम अपने प्रोग्राम में जो डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स हैं उनमें, फंक्शंस हैं उनमें, आगे देखेंगे हम उनके नाम कैसे रखें। ये हम आइडेंटिफायर्स के थ्रू इनको नाम रखते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफायर्स के नाम किस तरह के हो सकते हैं? ये डिजिट्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, मगर ये स्टार्ट होंगे सिर्फ लेटर से और अंडरस्कोर से। कोई डिजिट आगे सबसे पहले नहीं होगा। ये लोअर केस अलग माना जाएगा, अपर केस, यानी कि अगर हम नाम रखेंगे किसी का कैपिटल में CU या NUM और दूसरे वेरिएबल का नाम रखेंगे स्मॉल में NU, वो अलग अलग है, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें केस का ख्याल रखा जाता है। केस मीन्स अपर केस या लोअर केस, स्मॉल या कैपिटल, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें, स्मॉल में अलग है, कैपिटल में अलग है। लिटरल्स वो चीज़ें हैं जो अपना वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं करते, ठीक है। तो व्हाट आर दे? ड्यूरिंग प्रोग्राम रन देयर वैल्यू डज नॉट चेंज। इसका मतलब है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, इन लिटरल्स का वैल्यू हमेशा सेम होता है, हमेशा प्रोग्राम में सेम ही रहता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इंटीजर लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, डिफरेंट टाइप के लिटरल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो मकसद क्या है? हम फॉर एग्जांपल हम इंटीजर लिटरल यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे? जो इंटीजर लिटरल होगा उसमें हम वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो हम इंटीजर्स के साथ, जैसे इंटीजर नंबर होगा तो हम उनको इंटीजर लिटरल बोलेंगे। अगर हम फ्लोटिंग लिटरल बोलेंगे तो फ्लोटिंग लिटरल का मतलब क्या है? यानी कि हमारे पास वो नंबर है जिसका वैल्यू डेसिमल में आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जैसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसी तरह ये लिटरल्स होते हैं जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और इनका वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे? आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि एक्चुअली हम जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं उनमें हम एक तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ये लिटरल मीन्स कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर किसको बोलेंगे? ऑपरेटर हम बोलेंगे सिंबल को। ऑपरेटर किसको बोलेंगे? सिंबल को। इस सिंबल का मकसद क्या है?
इस सिंबल का मकसद ये है कि कंपाइलर को पता चले कि कौन सा ऑपरेशन करना है. सिंबल दैट टेल्स कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड. मकसद, इसका मकसद क्या है? ऑपरेटर का मकसद ये है कि हम कंपाइलर को बताएं कि जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इसके साथ कौन सा ऑपरेशन जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल प्लस में यूज करूंगा. अगर मैं ऐसे एक स्टेटमेंट लिखूंगा a प्लस बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो a में वैल्यू है और b में वैल्यू, उनको ऐड करना है. ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास जो प्लस साइन है ये ऑलरेडी डिफाइन की हुई है. ये कंपाइलर को पता है कि प्लस से मुझे जो ऑपरेंड है इनको ऐड करना है. अगर a माइनस बी होगा तो उसको पता है कि सेकंड वाला फर्स्ट से मुझे सबट्रैक्ट. अगर a इंटू बी होगा तो उसको पता है कि फर्स्ट और सेकंड को मुझे मल्टीप्लाई करना है. क्योंकि दीज ऑपरेशंस आर प्री डिफाइंड. ये सिंबल्स पहले ही डिफाइन की गई है. कंपाइलर के पास ये ऑलरेडी पता है कि किस सिंबल के साथ मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है. ठीक है, तो हम उसके बाद आगे बढ़ के डायरेक्टली हम पहुंचेंगे स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर का मकसद क्या है? हम स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? सी प्लस प्लस प्रोग्राम का. स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये मैं रिकैप कर रहा हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम. तो आप में से सबको अभी पता होगा, जिसने क्लासेस रेगुलरली यहाँ पे देखे होंगे या नोट्स को पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि जो भी स्ट्रक्चर होगा सी प्लस प्लस वो हर एक प्रोग्राम के लिए सेम होगा. डैट इज, हमें जहन में रखना है कि एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ कमेंट, हेडर कमेंट. उसमें हम क्या बताते हैं? उस कमेंट में हम क्या बताते हैं? हेडर कमेंट में हम ये बताते हैं कि ये हम बताते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है. ये हम प्रोग्राम के ऊपर, ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हम प्रोग्राम के ऊपर उसको कमेंट में लिखें कि इसका नाम, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखना है हमें, नेम ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, जो भी प्रोग्राम का नाम होगा, किसने लिखा होगा, हम ऊपर ये लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम जब खोलें तो हमें पता चले कि ये प्रोग्राम किसके लिए लिखा गया था. ठीक है, तो ये कमेंट्स वगैरह जो होते हैं ये कंपाइल नहीं होते, ये यूज़र के लिए होते हैं. यूज़र, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंडर आता है कि यूज़र देखता है कि हमने प्रोग्राम को क्यों लिखा था. तो नेक्स्ट स्टेप हम याद रखेंगे हेडर फाइल्स. तो हर एक प्रोग्राम के ऊपर क्या होती है? हेडर फाइल. हेडर फाइल्स का मकसद ये होता है कि हम उन फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें जिनके हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे. तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का मकसद इसलिए है कि हम हेडर फाइल्स के अंदर जो भी प्रोग्राम्स के बारे में या प्रोग्राम्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स के रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो हम उनको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं. तो लिखने का तरीका क्या है? हमें सबसे पहले इस जो पाउंड साइन भी इसको बोला जाता है या हैश इसको बोलते हैं हम, हैश को यूज़ करना है. और फिर इंक्लूड एक कीवर्ड है, इसको यूज़ करना है. फिर ये ऑपरेटर यूज़ करना है जैसे लेस देन होता है. फिर इसमें हेडर फाइल का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे iostream डॉट एच मीन्स इसका एक्सटेंशन एच है, यानी कि ये हेडर फाइल है. ये लाइन लिखने से क्या होता है? हमने एक हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड की और उस हेडर फाइल का नाम है iostream.h. मकसद, iostream.h यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जो ऑलरेडी कंपाइलर के पास है, कंपाइलर की लाइब्रेरी, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में मौजूद है. हमने क्या किया? हमने इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया ताकि हम इस iostream.h के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है हम उनको यूज़ कर सकें. वरना क्या होता? वरना हमें अपने अलग से उन ऑब्जेक्ट्स के लिए कोड लिखना है, फिर उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि कंपाइलर किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं जानता जब तक हम उसको डिफाइन ना करें. तो हमने iostream को यहाँ पे लाके क्या किया? हमने वो सारी चीज़ें डिफाइन की अपने प्रोग्राम में जो इस iostream के अंदर है. ये उस टूल बॉक्स के बराबर है जो हमने कहीं से लाया और अपने सामने रखा. हमने टूल बॉक्स का जिप खोला, फिर इसके अंदर जो बैग में था वो हमने वो टूल्स इस्तेमाल की. प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो टूल्स
उसके पास वापस रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने टूल्स तो नहीं बनाए, हमने इसके डिटेल में नहीं किया कि किस मटेरियल के बने थे, कैसे बने थे, हमने सिर्फ इतना किया, हमने उसको यूज किया। सेम इज द केस विद हेडर फाइल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हेडर फाइल्स का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हेडर फाइल्स के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज। ठीक है, तो तरीका क्या है, पहले हैश लिखना है, फिर इंक्लूड लिखना है, फिर ये एंगल डालना है, फिर हेडर फाइल का नाम और एंगल को क्लोज करना है। ठीक है, और इस हैश को क्या बोलते हैं हम, इसका नाम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यानी कि इस प्रोग्राम को पहले ही बताया जाता है कि हमारे प्रोग्राम में इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाए और इस हेडर फाइल के अंदर जो भी चीज़ें हों उनको हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होती है। मेन का मकसद है इस मेन के अंदर जो की बॉडी में जो भी लिखा जाएगा उसको कंपाइल किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन C++ प्रोग्राम का हिस्सा है और सिंटैक्स है ये स्मॉल में लिखना है MAIN और आगे दो पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जब भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन है। ठीक है, जहां भी हम पैरेंथेसिस दो देखेंगे हम बोलेंगे हमने अपने प्रोग्राम में क्या यूज किया है, फंक्शन को यूज किया। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, मेन है, ये इसका नाम है। काम क्या है, काम हर एक प्रोग्राम में होना इसका जरूरी है ताकि ये प्रोग्राम कंपाइल, और कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मेन प्रोग्राम से स्टार्ट। और मेन के अंदर क्या होगा, मेन की बॉडी के अंदर, ये मेन की बॉडी है, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर जो भी होगा हम उनको क्या बोलेंगे, दीज आर द स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और टर्मिनेटर, स्टेटमेंट 2 और टर्मिनेटर, स्टेटमेंट 3 और टर्मिनेटर, इसी तरह स्टेटमेंट और स्टेटमेंट n। ठीक है, और टर्मिनेटर का यहाँ पे क्या, किसको मैं बोलता हूँ, सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन हमें ये बताता है कि ये स्टेटमेंट जो खत्म हो गया। इट इज ए लाइन टर्मिनेटर भी इसको बोलते हैं, लाइन टर्मिनेटर। यहां तक एक लाइन मानी जाती है। अगर इस प्रोग्राम में हम लाइन स्टार्ट गिनना करेंगे तो हम कैसे लाइनों को गिनेंगे, जब भी हमें सेमीकोलन मिलेगा हम बोलेंगे ये पे एक लाइन खत्म हो गई। तो इसी तरह से इस प्रोग्राम की लाइनें जो है इसमें n लाइनें हैं। ठीक है, तो ये हर एक प्रोग्राम ऐसी शेप का होगा और इस प्रोग्राम में हम ये मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे थे जिसके थ्रू हम इस प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट जनरेट करते थे। तो उसमें सबसे पहले जो है दैट इज सी आउट। अब ये सी आउट क्या है, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम। इसके साथ दूसरा आता है, मैं यहां पे वो लिखूंगा सीन, ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम। अब आप बोलेंगे ये ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम कहां से आ गई, ये एक्चुअली जो यहां पे हम आई ओ स्ट्रीम ऊपर लिखा था इंक्लूड फाइल में, आई ओ स्ट्रीम का मकसद है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, क्योंकि मुझे सीन भी यूज करना और सी आउट भी, इसलिए मैंने इनको नाम क्या दिया है, आई ओ स्ट्रीम। एक्चुअली है क्या ये आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम है, ये दो क्लासेस हैं, इनकी हेडर फाइल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं ताकि हम इसके अंदर जो ऑलरेडी डिफाइंड है ऑब्जेक्ट्स उनको यूज, तो एक ऑब्जेक्ट है सी आउट और दूसरा है सी इन। सी आउट का सिंटैक्स है, हम जब भी स्क्रीन पे कुछ लाना चाहेंगे तो हमें क्या लिखना है, सी आउट, उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर, जो ये लेस देन 2 होते हैं इनको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा कोट्स में वो ऐसे ही कहां पे आएगा, स्क्रीन पे आएगा मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो तरीका क्या है,
जब हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो भी मैसेज हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवानी होगी उसको हम कोट्स में लिखेंगे। अब ये सी आउट हमने सीखा कि एक मैसेज के साथ कैसे यूज। अगर हमें सी आउट, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल हमने यूज किया है ए, और इस ए का वैल्यू है 10। अब मुझे इस ए को स्क्रीन पे लाना है, ए का वैल्यू स्क्रीन, तो मैं क्या लिखूंगा, सी आउट ए। यहाँ पे मैं कोट्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये खास ख्याल रखना है। जो हमने इस स्टेटमेंट में देखा, हेलो वर्ल्ड को हमने क्या किया, कोट्स का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे कोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। जब आप कोट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब आप समझेंगे कि हम कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर हमें मैसेज स्क्रीन पे देनी है तो हमें ज़रूरी क्या करना है, हमें उस मैसेज को कोट्स के अंदर रखना है, ठीक है। इसी तरह सीन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, सीन के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और सीन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कीबोर्ड से वैल्यू लेना होगा, ठीक है। सीन का हम यूज़ कब करते हैं, व्हेन वी नीड गेट द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। सिंपल। कीबोर्ड से हमें यूज़र को मांगना है कोई, जैसे हम हमारे प्रोग्राम में गेम खेलते हैं, वो वहाँ पे बोलता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्लीज़ एंटर योर नेम। वो हमारे प्रोग्राम में अगर ऐसा होगा तो हम वहाँ पे सीन का इस्तेमाल, उसके लिए हम प्रोग्राम में इसका यूज़ देखेंगे, या आपने देखा भी होगा इसमें प्रोग्राम्स में। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े थे जिसमें बेसिक डेटा टाइप्स थे। डेटा टाइप्स में हमने क्या देखा था, हमारे पास 4 बेसिक डेटा टाइप्स है। इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, और हमने एक और डेटा टाइप वहां पे देखा था, वाइड। वाइड मीन्स खाली, ये हम फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। तो इंटीजर हमने देखा, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है इंट, इंट हम यूज करेंगे। फ्लोट को ऐसे यूज करेंगे। कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, यूज करने का फॉर्म जो है दैट इज कैर, ठीक है। डबल तो ऐसे यूज करते हैं। और इंटीजर का जब हम यूज करते हैं तो कौन से वैल्यूज आएंगे, इंटीजर वैल्यूज आएंगे। और फ्लोट का जब हम, फॉर एग्जांपल इंटीजर का जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, जिसमें 5, 0, -89 ऐसे वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम फ्लोट के वैल्यूज देखेंगे तो फ्लोट में जो वैल्यूज आएंगे वो आएंगे इस तरफ के, 45.8, 0.98, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ये वैल्यूज हम जब हम इस टाइप की वैल्यू स्टोर करें तो हमारा जो डेटा टाइप होगा वो फ्लोट होगा। अब हमें कैरेक्टर का देखना है। कैरेक्टर में क्या होगा, कैरेक्टर में ऐसे y, p, और जब हम वैल्यू देंगे उनको हमें कोट्स में रखना है, लेकिन अगर कीबोर्ड देंगे तो कोट्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह डबल का जो वैल्यू है वो बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं, जैसे बहुत बड़ी डिस्टेंसेस हमें ऐसे 4, 5, 6, 8, 9, 7, 10 एंड 8, 8, 9, 9.87, इस तरह के वैल्यूज जो होंगे वो हम मानो कि बड़े बड़े डेसिमल नंबर जो होंगे तब हम डबल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जो वेरिएबल्स हैं वो हम डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह ऑपरेशंस भी इन वेरिएबल्स पे हो सकता है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लास्ट में देखेंगे। इसमें हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैं ये कमेंट में लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू C++, ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हेडर फाइल्स लिखूँगा, #include iostream.h। इसके बाद एक और हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे, #include conio.h। ये आपको पता है कि ये क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं मेन फंक्शन यूज़ करूँगा। मेन के अंदर मुझे एक स्क्रीन पे एक मैसेज को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, cout हेलो वर्ल्ड, कोड बंद करूँगा, सेमीकोलन डालूंगा। सेमीकोलन का मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। एक
फंक्शन में यूज़ करूँगा गेट ch ताकि मैं स्क्रीन को होल्ड कर सकूँ, ठीक है, वरना ये स्क्रीन जब रन होगा प्रोग्राम तो ये जल्दी भाग जाएगा, ठीक है। तो रन करने के लिए हमारे पास दो शॉर्टकट कीज़ है, कंट्रोल और F9। कंट्रोल F9 करके हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन आता है जो कि एग्जीक्यूट होती है। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आप देख सकेंगे इस विंडो के ऊपर लिखा है नो नेम, इस फाइल का नाम, यहाँ पे इसका पाथ है नो नेम 00.exe। .exe का मतलब है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, कंपाइल होके फिर इसकी obj फाइल बनती है, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और वही फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होके रन होती है। जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं इसमें वो सब एग्जीक्यूटेबल फाइल में होते हैं कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम जो हमने C++ का प्रोग्राम अपने हाई लेवल लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, उसको कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइल किया ताकि इसमें कोई चेक कर सके कोई एरर तो नहीं था, एरर नहीं था। फिर इसको क्या किया, उसको उसके बाद एक और फाइल में कन्वर्ट किया, उसको हम .obj फाइल बोलते हैं, और .obj फाइल को हमने इस लिंकर के थ्रू लिंक करवाया और लास्ट में क्या हुआ, इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई और वही फाइल रन हो गई। ये हर एक प्रोग्राम जो भी हम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी प्रोग्राम, चाहे हम अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करें कोई एप्लीकेशन या इस पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल इस्तेमाल करते हैं और वही फाइल एग्जीक्यूट होके बनती है। तो अब ये क्या बन गया, ये प्रोग्राम, ये हम बोलते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम जो बहुत सारे मिलते हैं तब वो क्या बनते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनते हैं, या एक ही प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर बन सकता है। सो दिस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लिखा जो एग्जीक्यूट होके रन हो गया, जो चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा था एक मैसेज जो हमने प्रिंट करवाई थी, वो कैसे हमने प्रिंट करवाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक काउट का एक और यूज़ दिखाऊंगा। इंट मैंने यूज़ किया, एक कीवर्ड है, ये थोड़ा इसका सिंटैक्स हाईलाइट हो गया, जो इसका जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने खुद किया, यहाँ पे इसको चेंज, इसको थोड़ा मोटा बनाया बाकी से अलग, तो इसका मतलब है कि कीवर्ड है यहाँ पे। तो इंट ए में यूज़ करूँगा, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया ए के नाम से, और ए में मैं क्या रखूँगा, 9 रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट हेलो नहीं करूँगा, अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ जो 9 है, वो वेरिएबल ए है, मैं ए को स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ। ए का मतलब है कि ए का वैल्यू आएगा। जब मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा तो स्क्रीन पे यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि जब हम C++ में काउट का यूज़ करते हैं, अगर मैसेज स्क्रीन पे लानी हो तो उसको कोट्स में रखना है, अगर वैल्यू को लाना है तो कोट्स के देखो, अगर मैं इसी ए को अब कोट्स में रखूँगा, अब स्क्रीन पे ए आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि अब ये मैसेज बन गई, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि सी आउट का हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 9 है, अब मैं ए का वैल्यू दूंगा ही नहीं, मैं यूज़र से मांगूंगा, सी इन लिखना है, किस में जाना चाहिए वैल्यू, ए में। जब मैं रन करूँगा तो ये कर्सर वेट करेगा एक वैल्यू का, और वो वैल्यू जाएगा किस में, ए में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उस ए के वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो कंट्रोल F9, ये वेट कर रहा है यहाँ पे कर्सर, ब्लैंक स्क्रीन पे कर्सर वेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 456 वैल्यू दूंगा। जब मैं एंटर करूँगा, उस एंटर के बाद क्या होगा, एंटर के बाद वो सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो हमने लिखा है, यानी कि 456 स्क्रीन पे आएगा, ये 456 स्क्रीन पे आ गया, यानी कि मैंने यहाँ से वैल्यू दिया, वो ए ने लिया, और ए का वैल्यू स्टोर हुआ मेमोरी में, फिर सी आउट से वो मेमोरी से वापस आया और स्क्रीन पे इंसर्ट हुआ, ठीक है। सो दिस द यूजेज ऑफ सी आउट एंड सी इन। तो उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम लिखा था वो एडिशन का, वो आपने देखा होगा कि एडिशन कैसे करते हैं। तो उसमें सिंपल हम यूज़ करते हैं, देखिए अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे और एक वेरिएबल अलग से होगा जिसमें हम सम स्टोर करेंगे, फिर हम यूज़र से क्या मांगेंगे, यूज़र से ए का वैल्यू भी मांगेंगे और एक ही लाइन में हम बी का भी वैल्यू मांगेंगे, ठीक है। और करना क्या है, जब हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सम में उन 2 का एडिशन डालना है, ए प्लस बी। फिर हमें प्रिंट किसको करना है, वैल्यू सम के पास होगा, तो सी आउट में लिखूंगा मुझे स्क्रीन पे सम आना चाहिए, यानी सम का वैल्यू आना चाहिए।
तो मैं कंट्रोल F9 करके प्रेस करूँगा और दो वैल्यू दूंगा, मैं 10 दूंगा, फिर एंटर या स्पेस, तब दूसरा वैल्यू आएगा 10 और 30। तो इन दो का एडिशन क्या आता है, 30 + 10 = 40। तो हमारी स्क्रीन पे आंसर आ रहा है 40। सो दिस इज सिंपल थिंग वी आर गोइंग टू यूज, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, आगे आगे जाके हम बड़े बड़े प्रोग्राम भी लिखेंगे और कुछ और भी रूल्स सीखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन से, और आगे बढ़ता है सीक्वेंशियली, यानी कि पहले ये लाइन कंपाइलर पढ़ता है या एग्जीक्यूट होती है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, और ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, और ब्रेस एग्जीक्यूट होती है। तो ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी बीच लाइन में ही जंप मार के दूसरी जगह पे पहुंच जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है? वो हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, यानी कि कंडीशनल फ्लो। ये इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल फ्लो। फ्लो ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड ए सीक्वेंशियल फ्लो। एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या हम इस फ्लो को चेंज भी कर सकते हैं? वो हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे। तो होप यहाँ पे तक आपको अंडरस्टैंड सब कुछ हो गया होगा कि हमने आज तक क्या पढ़ा था। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।